The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। उस बात को 9 बरस हो आए, केंद्र में यूपीए की सरकार थी और पर्यावरण मंत्री थे जयराम रमेश। तब कांग्रेस ने बैलों के खिलाफ क्रूरता वाले खेलों पर रोक लगाई थी। अप्रत्यक्ष रूप से तमिलनाडु के जल्लीकट्टू पर रोक लगी थी और तब कांग्रेस ने अपना यह फैसला डिफेंड भी किया था। आज उसी जल्लीकट्टू कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होते दिखे और कहते हैं देखकर मजा आया। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज तमिलनाडु में पोंगल के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत भी वहीं पर देखे जाते हैं। अचानक से तमिलनाडु की संस्कृति से लगाव पैदा हो गया या सियासी चक्कर है? तमिलनाडु में क्या हो रहा है, जल्लीकट्टू की राजनीति और दूसरी राजनीतियां, सब विस्तार से आपको आज के शो में बताएंगे। और यह भी कि कैसे बंगाल में बीजेपी विरोधियों ने भी ममता बनर्जी का सहयोग करने से मना कर दिया। लेकिन सबसे पहले देखिए दिन का ये वीडियो। क्योंकि ये नंबर 1 बनने की कोशिश में उल्टे सीधे बयान देता है शिवराज चौहान, उल्टे सीधे निर्णय कराने की कोशिश करता है। अरे 13-14 साल की बच्ची की रक्षा तो शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में तो कर नहीं पा रहा है। कल वो परसों 13-13 साल की 2 बच्चों के साथ गैंग रेप होता है, किसी महिला के साथ इतना अत्याचार होता है। निर्भया से भी भयानक अत्याचार यहाँ और सीधी में हुआ, जनक का गुना में हुआ, और उल्टे वकालत कर रहे 21 साल। अरे भैया 18 साल की हो जाए, शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। वो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका लॉजिक है उसके बाद। डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया। 21 साल 15 साल की बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है और 21 साल तक लड़की की शादी के लिए इंतजार करने की क्या जरूरत है? 18 साल की हो जाए तो शादी कर दो, जाए ससुराल में सुखी रहे। ये बयान जिस नेता का है वो मध्य प्रदेश के देवास जिले की सोनकच्छ सीट से विधायक है। नाम है सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के नेता हैं। दरअसल 12 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जब लड़के के लिए शादी की उम्र 21 साल है तो लड़की के लिए भी 21 साल ही उम्र होनी चाहिए। बढ़िया कहा था, बिल्कुल तर्क संगत, मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से संगत ये बयान है और ये फैसला भी हो जाए, इसकी हमें उम्मीद है। समाज को लड़कियों के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए। लेकिन शिवराज के इस बयान पर अगले दिन एमपी कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुख्यमंत्री को घेरने के चक्कर में ये मूर्खतापूर्ण और कुतर्की बयान देते हैं। सज्जन सिंह को जनता को ज्ञान देने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं को जेंडर सेंसिटिविटी और जेंडर इक्वलिटी का पाठ पढ़ाना चाहिए, पर पाठ पढ़ाने से पहले खुद भी पढ़ लेना चाहिए कि जब बात समझ में ना आए तो बोलना जरूरी नहीं है। बढ़ते हैं अब सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। उसके एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान, उन्होंने खुद को कमेटी से अलग कर लिया। उन्होंने कमेटी में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया, लेकिन कहा मैं किसान नेता होने की वजह से किसानों की भावनाओं को जानता हूं, मैं पंजाब और किसानों के प्रति वफादार हूं, इनके हितों से कोई समझौता नहीं कर सकता, इसलिए कमेटी से खुद को अलग कर रहा हूं। भूपिंदर सिंह मान पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख हैं। कमेटी में उन्हें शामिल किए जाने पर आंदोलनकारी किसान संगठनों ने सवाल उठाए थे। इनका कहना था कि मान पहले ही तीनों कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी के जरिए झगड़ा खत्म करने का तरीका निकाला था, अब वो बिखरती दिख रही है। अभी तक ये भी नहीं पता कि इसके लिए सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या था और ये भी देखना होगा कि अब चौथे सदस्य के तौर पर किसे नामित किया जाता है। दूसरी सुर्खी यूपी से। यहां पर सियासी हलचल पिछले 48 घंटे से कुछ तेज है। गुजरात काडर के पूर्व आईएएस अधिकारी जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और नरेंद्र मोदी के करीबी बताए जाते हैं, ऐसे अरविंद कुमार शर्मा आज बीजेपी में शामिल हो गए। अरविंद शर्मा, उनका नाम सियासी गलियारों में कई समीकरणों के साथ जोड़ा जा रहा है और इनकी वजह
नरेंद्र मोदी के साथ उनकी करीबी। वो मोदी के साथ 2001 से लेकर 2013 तक बतौर नौकरशाह गुजरात में काम कर चुके हैं। जब मोदी प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आए तो शर्मा भी उनके साथ आए और पीएमओ का हिस्सा बन गए। तब उनके पास पद था प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव का। रिटायर हुए एज अतिरिक्त सचिव। 2 दिन पहले ही वीआरएस लिया और इसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गईं कि यूपी बीजेपी में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। कल उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने को कहा गया। अब जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाएंगे। चर्चा है कि यूपी में विधान परिषद की 12 सीटों पर 28 जनवरी को जो चुनाव होने हैं उसमें अरविंद शर्मा का भी नाम हो सकता है। चर्चाएं तो तमाम लाल बत्तियों की भी हैं, लेकिन जब वो पुख्ता होंगी तो आपको बताएंगे। अगली सुर्खी मध्य प्रदेश से है। मुरैना में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। 5 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। मुरैना ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती 17 लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। 4 गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगे हैं। पुलिस ने 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। 2 गिरफ्तार, 5 फरार और फरार आरोपियों पर 10,000 का इनाम। अब बात कार्रवाई की करते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 12 जनवरी को कहा था, दोषी कोई भी हो, कितना भी बड़ा, बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिन बीत गए लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को ही गिरफ्तार नहीं कर पाई। मुरैना के डीएम और एसपी को हटाने का आदेश जरूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दिया है। अगली सुर्खी बंगाल से। टीएमसी ने बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी विपक्षी दलों से साथ मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया है। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने 13 जनवरी को पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि अगर वाम और कांग्रेस वास्तव में बीजेपी के खिलाफ हैं तो उन्हें ममता बनर्जी के साथ आना चाहिए। जवाब में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि टीएमसी की वजह से ही प्रदेश में बीजेपी मजबूत हुई है। उनका बयान है कि हमें टीएमसी के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर ममता बीजेपी के खिलाफ लड़ने की इच्छुक हैं तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। जैसे जैसे बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ तेजी पकड़ती जा रही है। टीएमसी के कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यही वजह है कि पार्टी सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील कर रही है। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें नई प्राइवेसी पॉलिसी को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा भारत सरकार से भी मांग की गई है कि व्हाट्सएप के इस्तेमाल और लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी करें। व्हाट्सएप ने 4 जनवरी को अपनी प्राइवेट पॉलिसी में बदलाव किया। इसके बाद व्हाट्सएप यूजर्स के लिए इसके सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करना जरूरी है। जो ऐसा नहीं करेगा उसका अकाउंट 8 फरवरी के बाद बंद कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप की प्राइवेसी और डेटा शेयरिंग से जुड़ी पॉलिसी यूरोप और भारत में अलग अलग है। व्हाट्सएप ने स्पष्ट किया कि यूरोप में उसकी डेटा शेयरिंग को लेकर जो नीतियां हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी पहले की स्थिति बरकरार रखी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप के बड़े हिस्से में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लागू है। भारत में जनरल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर ऐसा कोई स्पष्ट कानून नहीं है। अब जब व्हाट्सएप ने भारत और यूरोप में अपनी दोहरी नीति स्पष्ट कर दी है तो लोगों की मांग है कि भारत में भी नरेंद्र मोदी सरकार डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक सख्त कानून बनाए। सुर्खियों के बाद अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में अपने हिस्से की बात कहेंगे, पर पहले ये वीडियो देखिए। ഉള്ളാറും ആറാതെ നാവിനാൽ ചുട്ടുപെടും ആറാതെ നാവിനാൽ ചുട്ടുപെടും। वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत इस छोटी बच्ची को कुछ सिखाते दिख रहे हैं। जगह है चेन्नई में आरएसएस के एक कार्यकर्ता का घर, संघ की भाषा में कहें तो स्वयं सेवक का घर। मोहन भागवत पोंगल के मौके पर चेन्नई में है, लेकिन बच्ची को तमिल में क्या सिखा रहे हैं आप गौर से सुनेंगे तो एक के बाद एक 7 शब्द बच्ची से दोहराने के लिए कह रहे हैं। तमिल के ये 7 शब्द मिलकर एक छंद बनाते हैं। इस छंद को कुरुल कहते हैं और ऐसे 1330 कुरुल से बन जाता है तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल जिसे तमिल वेद भी कहते हैं। तमिल भाषा में लिखा करीब 2000 साल पुराना ग्रंथ जिसे तिरुवल्लुवर ने लिखा था। तिरुक्कुरल 3 हिस्सों में है, अरम यानी धर्म, पोरुल यानी अर्थ और इनबम यानी काम। जीवन का हर दर्शन इसी तमिल वेद में मिल जाता है और इसीलिए क्लासिकल तमिल लिटरेचर की सबसे खूबसूरत कृति तिरुक्कुरल को माना जाता है, जिसका दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। लौटते हैं भागवत वाले वीडियो पर। छोटी सी बच्ची को भागवत का तमिल में छंद सिखाना प्यारा लग सकता है,
लेकिन भागवत का पोंगल के मौके पर चेन्नई में होना और तिरुक्कुरल का छंद बच्ची को सिखाना और फिर उसका वीडियो बाहर आना, ये अनायास ही हो गया, ऐसा समझना कई राजनीतिक टिप्पणीकारों की समझ में नादानी होगा। कैनवस कहीं ज्यादा बड़ा है और इसे समझने के लिए तमिलनाडु से आई और भी तस्वीरों को देखना होगा। To have almost a clean sweep in Tamil Nadu, they managed to back majority of the seats, so that is something which elections, but certainly anyway now we have Rahul Gandhi here on the stage, and maybe in a couple of hours from now he may also speak up on his actual agenda of the meeting and also his responses towards his questions. Person managed to climb and stay on to that bull for like the first 20 meters or until the bull takes three circles. तमिलनाडु के मदुरई में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जल्लीकट्टू कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जल्लीकट्टू के इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राहुल गांधी, ये बात याद रखिएगा क्योंकि इस पर हम शो में लौटेंगे। राहुल गांधी के साथ थे डीएमके की यूथ विंग के सचिव उदयनिधि स्टालिन। नाम से जाहिर है उदयनिधि डीएमके के संस्थापक करुणानिधि के पोते और एमके स्टालिन के बेटे हैं। राहुल गांधी ने करीब आधा घंटा जल्लीकट्टू कार्यक्रम में बिताया और जब वो वापस आ रहे थे तो मदुरई एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में तमिल संस्कृति और इतिहास की तारीफ की और केंद्र सरकार पर तमिल अस्मिता को दबाने का आरोप भी लगा दिया। The government in Delhi is under the impression that they can destroy the cultures of this country. They believe that they can suppress the emotions of the Tamil people. They believe they can crush the language of the Tamil people. They believe that they can suppress the spirit of the Tamil people. I came to give them a message that nobody is going to suppress the Tamil spirit. अब ये तीसरा वीडियो देखिए। तमिलनाडु में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तिरुवल्लुवर जिले में बीजेपी के नम्माओरू पोंगल कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने शिरकत की। दर्शक जानते ही हैं कि इस पोंगल के लिए तमिलनाडु भाजपा ने भारी भरकम तैयारी की थी, इसलिए स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। तो मोहन भागवत का चेन्नई के श्री कदुम्बदी चिदम्बरम मंदिर में पोंगल मनाना, राहुल गांधी का मदुरई में पोंगल मनाना, नड्डा का तिरुवल्लुवर में पोंगल मनाना, इन तीनों कार्यक्रमों का एक ही दिन होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये संकेतों की राजनीति है, वही संकेत जो चुनावों की आहट देते हैं। तमिलनाडु में अप्रैल और मई तक विधानसभा का चुनाव होना है। ये चुनाव से पहले का पोंगल कार्यक्रम है। कच्छ से कामरूप तक कमल खिलाने वाली बीजेपी कश्मीर से कर्नाटक तक ही कमल खिला पाई। दक्षिण में बीजेपी कर्नाटक से आगे अभी तक बढ़ नहीं पाई और ये तड़प तमिलनाडु को लेकर बीजेपी की राजनीति में दिखती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी तमिलनाडु में खाली हाथ नहीं रहना चाहती और शायद बीजेपी को उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा लग रही हैं क्योंकि दशकों बाद तमिलनाडु में ऐसा विधानसभा चुनाव होना है जिसमें करुणानिधि या जयललिता दो पोलराइजिंग फिगर, दो कद्दावर फिगर नहीं है। तमिलनाडु की दो बड़ी पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके बिखरी दिख रही हैं। डीएमके कुछ कम, एआईएडीएमके कुछ ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी के चलते भी। करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन डीएमके के अध्यक्ष हैं, लेकिन दूसरे बेटे अजागिरी डीएमके के खिलाफ हैं। कुछ वक्त पहले अजागिरी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें रही, नई पार्टी बनाने की बातें भी आईं, लेकिन अभी उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। अजागिरी गुट के नेता लगातार डीएमके छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा नाम है पूर्व सांसद रामलिंगम का, जिन्होंने डीएमके छोड़ने के बाद 2020 के नवंबर में बीजेपी ज्वाइन की थी। जयललिता के बाद एआईएडीएमके में भी टूट हुई। शशिकला गुट ने एएमएम के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसमें टीटीवी दिनाकरन जैसे नेता हैं, उनके रिश्तेदार। और ये सब बीजेपी के गेम प्लान को सूट कर रहा है। कैसे? बीजेपी ने कांग्रेस में एक तरफ सेंध लगाई। अक्टूबर 2020 में कांग्रेस की नेता खुशबू सुंदर को पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन ये जोड़तोड़ बीजेपी को कितना मजबूत करती है, सुनिए तमिलनाडु की राजनीति के जानकारों से। पिछले दिनों एक अजागिरी का भी बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि स्टालिन को किसी भी कीमत पर सीएम नहीं बनने देंगे। पुराने ज़माने में जब हम पॉलिटिकल कमेंट्री पढ़ते थे तो कहा जाता था कि जो मदुरई की बेल्ट है उसमें अजागिरी का होल्ड है। अभी ग्राउंड पर सिचुएशन कैसी है? इज ही अ रेलेवेंट पॉलिटिकल फैक्टर और जस्ट अ फेलो हु कैन क्रिएट पॉलिटिकल रिपल्स बाय हिज स्टेटमेंट, दैट्स इट? अजागिरी बेसिकली इज अ पेपर टाइगर। उनको एक तरह से हाइप किया गया है। वे शक्तिशाली तभी थे जब उनके पिता मुख्यमंत्री थे, जब डीएमके सत्ता में थी, लेकिन जब सत्ता से बाहर रहती है अजागिरी का कुछ बोलबाला इवन मदुरई बेल्ट में नहीं चलता है और
जब से वे डीएमके से बाहर निकाल दिए गए हैं, एक तरह से उनका होल्ड ज्यादा नहीं है, उनके ज्यादा सपोर्टर्स भी नहीं है। लेकिन अழகிரி चूंकि वे करुणानिधि के बेटे हैं, तो एक तरह से उसके चलते थोड़ा सा एक वेटेज मिलता है। और अगर वे भाजपा के साथ जुड़ जाते, जैसा कि प्लान बताया जा रहा था, तो एक तरह से एम्बैरेसमेंट होता जहां तक स्टालिन और डीएमके के पहले परिवार के लिए होता। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मुरुसोली ट्रस्ट है, उसमें काफी धन है, काफी प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर अழகிரி बाहर निकलते हैं तो परिवार के अंदर उनके लिए काफी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अழகிரி इतना बड़ा कदम जल्दबाजी में उठाएंगे। अगर उनको लगता है कि स्टालिन डीएमके वापस सत्ता में आएगी, तो वह इस तरह का रिस्क उठाएंगे या नहीं, मुझे नहीं लगता अழகிரி के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर कि वह इस तरह का मेजर रिस्क इस स्टेज पर उठाएंगे। अब ये जोड़ तोड़ वाला फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति इससे कहीं ज्यादा उलझी है। तमिलनाडु में राष्ट्रीय पार्टियों को हिंदी प्रदेशों या उत्तर भारत की पार्टियों के तौर पर देखा जाता है। आज़ादी के बाद यहाँ का राजनीतिक इतिहास बताता है कि हिंदी या हिंदी भाषियों को लेकर तमिलनाडु में ज़्यादा स्वीकार्यता नहीं रही। तमिल अस्मिता, दलित अस्मिता तमिलनाडु की राजनीति के मुख्य सूत्र रहे हैं। इसलिए अब भी शायद ही कोई स्थानीय पार्टी तमिलनाडु में ऐसी होगी जिसके नाम में द्राविड़ नहीं लगा हो। पिछले कई दशकों में द्रविड़ पहचान पर राजनीति करने वाली पार्टियों ने तमिलनाडु पर शासन किया, या तो डीएमके या एआईएडीएमके। 60 के दशक से ये सिलसिला चल रहा है। इसलिए बात आती है कि तमिलनाडु में बाहरी पार्टियों की एंट्री कैसे होगी। ये बाहरी का जो तमगा है हम नहीं दे रहे हैं, तमिलनाडु के लोग देते हैं। हमारे लिए तो सब पार्टियां देश की पार्टियां हैं। इस सवाल का जवाब ही पोंगल या जलीकट्टू में दिल्ली से जाकर राजनेताओं के हिस्सा लेने के विजुअल्स में निहित है। पिछले एक दशक में जलीकट्टू तमिलनाडु में राजनीतिक मुद्दा रहा है। जलीकट्टू और पोंगल पर होने वाली कार्यक्रमों में जो भीड़ है वो आती है दर्शक के तौर पर और श्रद्धालु के तौर पर। और होता क्या है, जलीकट्टू में बैलों को भीड़ में छोड़ दिया जाता है, फिर लोग कुबड़ पकड़कर बैलों को नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं। खतरनाक खेल है, कई लोगों की जान हर साल जाती है। आज के दिन भी कई लोगों के घायल होने की खबर आई, नंबर आया, आंकड़ा आया। इसमें कई बैलों की मौत भी हो जाती है। जानवरों के खिलाफ जाति बताकर जलीकट्टू को बैन करने की बरसों से मांग भी हो रही है। जब यूपीए 2 की सरकार में जयराम रमेश पर्यावरण और वन मंत्री थे, तो 11 जुलाई 2011 को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकालकर बैलों को परफॉर्मिंग एनिमल के तौर पर काम में लेने पर रोक लगाई थी। मतलब ये कि जलीकट्टू में अब बैलों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन जिस कार्यक्रम में आज राहुल गांधी ने हिस्सा लिया, उसी पर 9 साल पहले उनकी पार्टी की सरकार ने बैन लगाया था। तो क्या कांग्रेस का स्टैंड बदल गया है? तमिलनाडु में तब इस फैसले का खूब विरोध हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बैलों के जलीकट्टू में इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। साल 2014-15 में ये तमिलनाडु में बड़ा मुद्दा बना। बैन के बावजूद ऐसी तस्वीरें आईं जिसमें जलीकट्टू के लिए बैलों को दौड़ाया गया। फिर 2016 का साल आता है, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव का साल। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय 2011 वाले अपने नोटिफिकेशन में बदलाव करते हैं और कुछ शर्तों के साथ जलीकट्टू में बैलों को शामिल करने की इजाज़त मिल जाती है। पर्यावरण मंत्रालय तब किसके पास था? उन्हीं के पास जिनकी सरकार थी, यानी बीजेपी के पास, नरेंद्र मोदी सरकार के पास, उनके मंत्री के पास। तब शर्त यह रखी गई थी कि बैलों को ट्रेनिंग देकर शामिल किया जा सकता है। इस फैसले का राजनीतिक मतलब निकाला गया। तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी एआईएडीएमके ने फैसले पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। हालांकि बाद में इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। जलीकट्टू पर 2011 में बैन वाले फैसले का नुकसान कांग्रेस और उसकी सहयोगी डीएमके को 2016 के विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ा, ऐसा लोगों को लगता है। कई फैक्टर्स में से ये एक फैक्टर था। हालांकि ये भी कहा गया कि कांग्रेस को उसकी हैसियत से ज़्यादा 41 सीटें दे दी गई और जीतने के मामले में वो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए और इसके चलते डीएमके को सत्ता की देहरी के बाहर ही ठिठकना पड़ा। 2016 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जलीकट्टू पर रोक हटवाने का मुद्दा शामिल किया था, पर फायदा नहीं मिला। तमिलनाडु की 234 सदस्यों वाली विधानसभा में अभी कांग्रेस के 7 विधायक हैं, बीजेपी का एक भी नहीं। 2021 वाले चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर पुरानी गलती को भुलाकर नए सिरे से मजबूती की कोशिश में है। राहुल गांधी का जलीकट्टू में शामिल होना उसी कवायद का हिस्सा दिखता है। कांग्रेस, डीएमके और लेफ्ट, तमिलनाडु में इनका गठबंधन फिलहाल इंटैक्ट दिख रहा है, लेकिन अभी सीटों का नंबर घोषित नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में 39 में से 38 सीटें इस गठबंधन ने जीती थी, यानी फिलहाल ये कागजों पर मजबूत दिख रहा है, ट्रेंड में मजबूत दिख रहा है। बीजेपी का भी मिजाज अभी गठबंधन को लेकर पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि ये लगता है कि वो एआईएडीएमके के साथ ही जाएंगे, लेकिन और भी राजनीतिक विकल्पों पर विचार हो रहा है और फिलहाल जलीकट्टू पर राजनीति हो रही है।
बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने बैन किया था, ये लोग तमिल संस्कृत के खिलाफ हैं। कांग्रेस कह रही है बीजेपी तमिल अस्मिता को दबाना चाहती है। तमिलनाडु की मौजूदा पॉलिटिक्स पर हमने प्रोफेसर कृष्ण अनंत से बात की। देखिए, मैं मतलब तमिलनाडु का पॉलिटिक्स में भी जैसे मतलब उत्तर प्रदेश या बिहार का राजनीति है, जात की बहुत बड़ा एक मतलब भूमिका, एक रोल होता है। जात के आधार पर ही तमिलनाडु का पॉलिटिक्स। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार से भी अलग से क्या है तमिलनाडु में, तमिलनाडु को हम 3 रीजन्स में अगर हम डिवाइड कर सकते कि तीनों रीजन में 3-3 मतलब अलग अलग जातिगत एक मतलब एक परिणाम, जातिगत एक ध्रुवीकरण जो है ना वो अलग अलग है। जैसे आप अगर वेस्टर्न तमिलनाडु में जाएंगे, कोयम्बतूर और उस इलाका में, वहां पे जो मतलब मिडिल कास्ट का जो गाउंडर ओबीसी माना जाता है, उनका एक मतलब डोमिनेंस चलता है राजनीति में। जैसे आप सदर्न तमिलनाडु में जाइएगा, अगर मदुरई खास करके ये जो जल्लीकट्टू को जो राजनीति वहां पे अभी मतलब रूप लिया है आज खास करके, वहां पे एक जो इंटरमीडिएट कास्ट है वो तेवर जात की, जिस जात से अभी जो एडीएमके का वो पनीर सेल्वन बिलोंग करता है। तो जयललिता का जो मतलब एक 90s में जयललिता का एक एस्टैब्लिश पॉलिटिक्स का उसमें वो तेवर जात की जो मतलब वहां का इंटरमीडिएट कास्ट है, जो वहां का मतलब जैसे हम उत्तर प्रदेश बिहार का यादव माना जाता है कि वहां पे जो इंटरमीडिएट कास्ट ओबीसी है वो तेवर जात की है, तो उनके एक डोमिनेंस को ही एडीएमके ने रिप्रेजेंट किया। तो वो एंटी दलित का रूप में भी मतलब उसका एक मतलब ये निकला। तो जातिगत आधार पे ही यहाँ पे भी राजनीति चलते हैं, तो इसको हम मान के मतलब चर्चा शुरू करना चाहिए। बाहर की जो पार्टी मतलब तमिलनाडु में 1960 से आज से 50 साल पहले एक मतलब रीजनल पार्टी वो तमिल लैंग्वेज भाषा की जो आधार पे, भाषा के जो आधार पे एक जो राजनीतिक माहौल यहाँ पे शुरू हुआ, उसी की वजह से मतलब ये जितना भी आप द्राविड़ डीएमके देखेंगे कि एमडीएमके एडीएमके, तो द्राविड़ का जो एक आइडियोलॉजिकल एक रूपीकरण 1960s में खास करके अन्नादुरई के मतलब नेतृत्व में एक राजनीतिक क्या बोलते हैं कि एक मोबिलाइजेशन हुआ, एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स हुआ। उसमें बाहर की नहीं, खास करके दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली की मतलब दूर की जो राजनीति है, जो खास करके नेशनल पार्टीज के नाम पे जाना जाता है कि वो कांग्रेस थी उस टाइम में, और कांग्रेस का मतलब आप अगर 60s के बाद देखेंगे कांग्रेस का स्ट्रेंथ गिरते आया। तो नेशनल पार्टी जो दिल्ली से मतलब एक राजनीतिक दल है, उनको तमिलनाडु में खास करके मतलब इस जो पिछले 50 साल में ही कि तमिलनाडु में नेशनल पार्टीज का रोल कम होते मतलब आने का एक इतिहास है। उसका कारण यह है कि मतलब तमिलनाडु का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें मतलब एक क्या बोलते हैं मतलब रीजनल जो कैपिटलिस्ट या बुर्जुआ फोर्सेस है, उनका भी एक कंसोलिडेशन हुआ कि उसी वजह से ही तमिलनाडु में आप अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या बाकी अन्य इंडिकेटर्स देखेंगे, उसका एक रीजनल पार्टीज का ही एक मतलब वो आइडियोलॉजिकल एजेंडा के दौरान निकला। तो उसमें जो नेशनल पार्टीज है, खास करके अगर बीजेपी का, क्योंकि मतलब बीजेपी का भी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा भी तमिलनाडु में आ रहा है, तो उनको अगर आप देखेंगे तो एक आउटसाइडर का ही रूप में वो दिखाई पड़ रहा है कि तमिलनाडु में। लेकिन जब जयललिता की मतलब पोस्ट जयललिता तमिलनाडु में जो इलेक्शन है वो ये एडीएमके का ये पहले अगर एक चुनौती है, अभी इस आने वाला चुनाव उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। और अगर मान लीजिए एडीएमके का मतलब उनका एंटी इनकम्बेंसी का भी प्रॉब्लम है, और डीएमके की जो मतलब जो अलायंस बनाया वो मतलब काफी मतलब अरिथमेटिकली वो एक स्ट्रॉन्ग अलायंस है। तो एडीएमके इस चुनाव में उनका अगर डिफीट हो गया तो एडीएमके स्कैटर हो जाएगा, छोटा मोटा मतलब उसका मतलब एक एक्सिस्टेंशियल सवाल पैदा होगा। उस एक्सिस्टेंशियल
सवाल के दौरान जो एक वैक्यूम, जो एक शून्यता जो निकलेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक लॉन्ग टर्म एजेंडा का पॉसिबिलिटी है कि इस आने वाला चुनाव में 2021 की जो चुनाव में ना, उसमें नेशनल पार्टीज का ज्यादा मतलब रोल, मेरा जो जानकारी है तमिलनाडु राजनीति के बारे में, और ऐतिहासिक रूप से तमिलनाडु की राजनीति जैसे मतलब एक रूप ले लिया, उसमें नेशनल पार्टीज का कोई मतलब ज्यादा रोल रहने का संभव नहीं दिख रहा है अभी। वैसे राजनीति क्या ना कराए, जिस बीजेपी के नेता उत्तर भारत में गौवंश की हत्या पर लिंचिंग को भी सही कह देते हैं, उनकी राजनीति जब तमिलनाडु तक पहुंचती है तो गौवंश यानी बैल के खिलाफ जाति वाले खेल को भी परंपरा का हिस्सा मान लेते हैं। और जो कांग्रेस 9 साल पहले बैन की बात करती थी, उसके नेता आज कह रहे हैं मजा आया। मजा इन लोगों को सत्ता पाने में आता है, उसके लिए सब तर्क दुरुस्त हो जाते हैं। ये था आज का शो में जो नया चलन शुरू हुआ है, उसी के तहत आखिरी में एक पॉजिटिव खबर बताएंगे। बात पोंगल पर राजनीति से शुरू हुई थी, शो के आखिरी में पोंगल से जुड़ी एक मन को खुश कर देने वाली खबर। वीडियो देखिए। वीडियो में 2 छोटे बच्चे एक ठेला गाड़ी खींचते नजर आ रहे हैं। करीब आने पर पता चलता है ठेला गाड़ी पर एक बुजुर्ग महिला है। अब इनकी कहानी सुन लीजिए। तमिलनाडु सरकार पोंगल के दिन राशन कार्ड धारकों को 2500 रुपए के गिफ्ट देती है। पुदुकोट्टई जिले के कोटमंगलम गांव में रहने वाली 70 साल की अम्मा सुबुलक्ष्मी भी राशन की दुकान पर उपहार लेने जा रही थी। रास्ते में गिर गई, चोट लग गई। एक तो बीमारी, ऊपर से चोट। सुबुलक्ष्मी आगे नहीं जा पा रही थी। इस बीच मदद के लिए आए 9 साल के 2 जुड़वा भाई नितिन और नीतीश नाम के ये दोनों बच्चे ठेला गाड़ी पर बुजुर्ग महिला को लाद कर दुकान तक ले गए, फिर घर पहुंचाया। ऐसे ही अपने बच्चों को दूसरे की मदद के संस्कार सिखाइए, बुजुर्गों की मदद के संस्कार सिखाइए। ऐसे कामों पर बच्चों की तारीफ करके उनका मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि आज आप उन्हें ये संस्कार देंगे तो कल वो इन संस्कारों को आपके घर में एक सुंदर यथार्थ में तब्दील करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, कृतज्ञ होना सीखेंगे, सेवा के भाव को सीखेंगे। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।